बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 9 में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और साथ में जो है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और उससे रेलेवेंट कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज आपके पास बेटा लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 13 प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेक्चर नंबर 10 में हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक छोटा सा टॉपिक बाकी है और वो है उसके यूजेस। और उसके बाद हमारे पास डेरिवेशन है मिरर इक्वेशन की। तो सबसे पहले यूजेस पढ़ लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए बेटा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों स्फेरिकल मिरर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके यूजेस में अगर देखें, कॉनकेव मिरर में अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन अ माइक्रोस्कोप। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर जो है वो माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट इज यूज इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में यूज होता है। मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल चेकअप्स जस्ट लाइक ईयर, नोज, थ्रोट, आइज। तो इन चेकअप की इन मेडिकल इस तरह के मेडिकल चेकअप्स में भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। मुफ्त ईयर्स में, नोज में, थ्रोट में जो है वो इन्फेक्शंस वगैरह को चेक करने के लिए। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन सर्च लाइट, स्पॉटलाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ अ ऑटोमोबाइल। जो आपके पास ऑटोमोबाइल होती हैं, कार वगैरह, उनकी हेडलाइट्स में और स्पॉटलाइट्स में भी जो है वो कॉनकेव मिरर का यूज होता है। इसके अलावा कॉनकेव मिरर आर यूज एज शेविंग मिरर। जो हमारे शेविंग मिरर होते हैं उसमें भी जो है वो कॉनकेव मिरर का यूज हो रहा होता है। तो बेटा ये कुछ बेसिक यूज थे कॉनकेव मिरर के। अब आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज फॉर फॉर हैविंग अ रियर व्यू इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर एज ऑटोमोबाइल फॉर देयर डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि बैक साइड को ऑब्जर्व करने के लिए। और जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी मौजूद होती है। तो पीछे से आने वाले ट्रैफिक को जो देखने के लिए जो मिरर यूज हो रहा होता है वो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन नैरो टर्निंग्स और ब्लाइंड टर्निंग्स में भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, मुख्तलिफ किस्म के सिक्योरिटी पर्पस में भी इस्तेमाल होता है। और इट इज यूज फॉर टू सी लोअर पार्ट ऑफ अ व्हीकल। जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, वो गाड़ियों के लोअर पार्ट को चेक करने के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो बेटा ये जस्ट सिंपल यूजेस थे मिरर्स के। अब इसके बाद आपके पास जो मेजर टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला। देखिए बेटा, जिस तरह आपने प्रीवियस क्लास में भी अपनी डेरिवेशंस पढ़ी हैं और इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 12 में भी डेरिवेशन की थी, इसी तरह चैप्टर 13 में भी एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आती है एग्जाम में। वो है आपको मिरर फार्मूला ड्राइव करना होता है। और मिरर फार्मूला आपके पास क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p, या इसको 1/p प्लस 1/q भी लिखते हैं, एक ही बात है। तो ये फार्मूला आपको ड्राइव करना है। तो इसको ड्राइव करने के लिए यहां से हम स्टार्ट लेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है और तो ध्यान से समझिएगा। और इसमें रे डायग्राम भी बनाना जरूरी होती है। तो जब भी आपके पास एग्जाम में ये मिरर फार्मूला आता है तो विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ही आपको इसको ड्राइव करके दिखाना होता है। ये पूरी इसकी रे डायग्राम है। तो बेटा, इट इज अ relation between the distance of the object image from the pole of the mirror and the focal length of the mirror। देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो मिरर का फॉर्मूला है ये बेसिकली रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मिरर के पोल के साथ। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसकी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, और उन दोनों के दरमियान का फासला कितना है कि ऑब्जेक्ट कितना आगे है और उसकी इमेज जो है वो पीछे कहाँ पर फॉर्म हो रही है। क्योंकि मैंने बताया था कि इमेज जो होती है वो नॉर्मली सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फॉर्म होती है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के पीछे है। तो बेटा यहां पर सबसे पहले तो ये है आपके पास ऑब्जेक्ट ए बी। ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है ए टू बी। इस ऑब्जेक्ट से रेस ऑफ लाइट यहां पर लिख लेंगी, ये पोल ऑफ द मिरर से स्ट्राइक करेंगी।
पोल ऑफ द मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि लाइट का नेचर है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, क्योंकि आपके पास मिरर की सरफेस जो होगी वो स्मूथ होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। रेज ऑफ लाइट यहां से पोल ऑफ द मिरर से टकराई, टकराने के बाद बाउंस बैक हुई, रिफ्लेक्ट किया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इन्होंने जो है वो अपनी इमेज की फॉर्मेशन की, जिसको हम ए बार और बी बार से शो करेंगे। ठीक है, यहां पर बार आएगा, ए के ऊपर एक छोटा सा निशान आएगा डैश का, जस्ट लाइक दैट, और इसी तरह बी के ऊपर भी एक डैश का निशान आएगा, जस्ट लाइक दैट। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, एच ओ से, और ये आपके पास इमेज बनी हुई है क्योंकि, तो ये आपकी इमेज हाइट होगी। अच्छा, इसके अलावा ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इमेज से लेकर पोल ऑफ द मिरर तक का जो फासला होता है कि इमेज पोल ऑफ द मिरर के कितने डिस्टेंस पर बनी है, उसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ये बेसिक नोटेशंस थी बेटा, जो आप अपने फॉर्मूले में आपको रिमाइंड रखनी है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। फोकल लेंथ किसको कहते हैं? फोकस से लेकर पोल तक का जो फासला होगा उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो अब अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। In order to derive a formula for the spherical mirror, consider the formation of an image by concave mirror when an object is placed between the principal focus and the center of curvature of the mirror. Figure shows focal length, object distance, image distance, and the object and image height. तो अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है, क्योंकि ये आपका सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ आपकी फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, और यहां पर उसकी बेसिक नोटेशन होंगी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। AB is an object placed before the mirror between the focus and the center of curvature, जो कि अभी बताया था कि AB सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में है। Two rays AB and AD are inside of the mirror. देखिए बेटा, दो किस्म की रेजेस यहां से रेज ऑफ लाइट आएंगी जो पोल से टकराएंगी। एक ए बी जो है आपके पास एपी, ये आपके पास रे ऑफ लाइट पोल ऑफ द मिरर से टकरा रही है, तो एक एपी होगी और दूसरी होगी आपके पास एडी, और यही रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इमेज फॉर्म करेंगी। रे एपी इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल along the direction PA obeying the law of reflection, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो ए बी जो होगी आपकी, वो जो आपके पास रे होगी एपी, वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी पी ए की तरफ, यानी कि ये आपकी इमेज रे की तरफ पी ए बार यहाँ पर। तो ये एपी यहाँ पर फॉर्म हुई, ये आपके पास एपी यहाँ पर फॉर्म हुई और उसने रिफ्लेक्ट कर कर पी ए के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्शन फॉर्म हुआ। इसी तरह आपका यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा जिसको हम ए पी बार एंड ए पी बी ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। यानी कि ये देखें आप, ये आपके पास ट्राइंगल है ए पी और बी, ये आपके पास पूरा ट्राइंगल बनेगा, यहां से ए से लेकर पी तक और पी से लेकर वापस बी तक। तो ये आपके पास एक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो कि ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल होगा। इसी तरह एक आपके पास इमेज ट्राइंगल बनेगा जो कि ए पी और बी बार की तरफ बनेगा, ए बार पी और बी बार, यानी कि ए बार से ये देखें ये एक पूरा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और ये दो पूरा यहां तक पी से लेकर बी बार तक ट्राइंगल फॉर्म होगा। और ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, जो कि आप क्लास 9 में भी जो है वो मैथ्स के अंदर स्टडी करते हुए आए, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हों तो उनकी बेस बेस के बराबर हो जाती है और हाइट हाइट के बराबर, दोनों की हाइट और बेस का आपस में रेशो हम निकाल सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कि ए बी बार अपॉन ए बार बी बार, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर एक दूसरे के रेशोज के साथ कंबाइन होंगे, यानी कि ए बी अपॉन ए बार बी बार आ जाएगा इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बार बी बार, यानी कि इसकी हाइट और इसकी हाइट में कॉन्ग्रुएंसी आएगी। ये ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस है, सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी है।
तो ए बी अपॉन ए बार बी बार का रेशो बनेगा विथ पी बी यानी कि जो इसकी बेस है एंड पी बार बी बार। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी ये प्रॉपर्टीज। यहां तक जो है वो आपका इतना जो है काम होगा। अब उसके बाद reflected ray AD which passes through F become parallel to the principal axis PB after reflect as a triangle ABF and FPD are similar। अब देखें बेटा एक और रे जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है वो रे कौन सी है AD आपके पास ये वाली रे रिफ्लेक्टेड रे AD। अब दूसरी रे क्योंकि अभी तो हमने एक ही रे को डिस्कस किया है ए पी से लेकर पी ए तक। अब आपके पास जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है एडी और एडी की फॉर्मेशन किसके साथ होगी विच पासिस थ्रू एफ जो कि फोकस से पास होते हुए जा रही है बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पीबी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन एस ट्राइंगल ए बी एफ एंड एफ पी डी आर सिमिलर। अब देखें बेटा आपके पास एक और ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है स्मॉल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एडी की मदद से और वो कौन से हैं ए बी और एफ पी और डी ये पूरा ट्राइंगल यानी कि एक आपके पास ये पूरा ट्राइंगल ए बी और एफ ये पूरी ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है स्मॉल ट्राइंगल की। इसी तरह एफ पी और डी ये पूरे स्मॉल ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है और अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटीज की प्रॉपर्टी ट्राइंगल की उसके हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे सिमिलर होंगे। तो लिहाजा ए बी अपॉन डी बी हो जाएगा क्योंकि ए बी की बेस जो होगी ए बी की जो परपेंडिकुलर होगा वो डीपी के बराबर होगा। इसी तरह बी एफ अपॉन एफ पी हो जाएगा यानी कि इसकी जो पहले वाले ट्राइंगल की जो बेस होगी वो दूसरे ट्राइंगल की बेस के बराबर होगी जैसे कि यहां पर है। अब यहां पर हम अपनी बेसिक नोटेशन यूज करेंगे। ए बी आपके पास क्या है इमेज हाइट क्योंकि मैंने बताया था कि ये आपका सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए से बी तक की ये उसकी हाइट है तो ए बी बराबर हो जाएगा ऑब्जेक्ट हाइट के। ए बार बी बार आपका बराबर हो जाएगा इमेज हाइट के एच आई से इसको एच ओ से रिप्रेजेंट करेंगे ये एच ओ है बेटा और यहाँ पर एच के साथ छोटा सा आई आएगा इमेज हाइट जो कि बेसिकली उसकी इमेज हाइट है। तो ए बार बी बार आपकी इमेज हाइट हो जाएगी। एफ से पी तक का जो फासला है वो आपके पास फोकल लेंथ है तो क्या आप देख रहे हैं यहाँ से ये एफ है और ये पी यानी कि फोकस से पोल तक का जो फासला होगा वो उसकी फोकल लेंथ कहलाएगी। इसी तरह बी से एफ तक का जो फासला होगा यहाँ पर अगर हम देखें बी से एफ तक का ये पर्टिकुलर फासला तो ये फासला क्या हो जाएगा फोकल लेंथ में से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस करते हैं क्योंकि देखें एफ से पी तक का फासला आपकी फोकल लेंथ है और बी से पी तक का फासला आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बी से पी तक का यानी कि ये जो इमेज है सॉरी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से पोल तक का फासला आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर हमें पर्टिकुलर फासला निकालना हो ऑब्जेक्ट से फोकस तक का तो हम सिंपल क्या करेंगे फोकल लेंथ में से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो सेम इसी वजह से यहां पर P माइनस एफ आया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से आपने फोकल लेंथ को माइनस कर दिया। अब क्योंकि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो फॉर्म होगा तो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट किसके बराबर हो जाएगी P माइनस एफ अपॉन एफ क्योंकि इमेज हाइट आपकी फोकस क्या किसके बराबर है इमेज हाइट आपकी ए बार बी बार के बराबर थी ठीक है। तो यहाँ पर P माइनस एफ अपॉन एफ हो जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट का रेशियो होता है ये खुद बराबर होता है P अपॉन क्यू के। ये फॉर्मूला है कि रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो बेटा यहां पर ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन इमेज हाइट इज इक्वल टू P अपॉन क्यू हो गया आपके पास। P अपॉन क्यू को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया और एच ओ अपॉन एच आई खुद किसके बराबर था जो आपने पीछे मेंशन किया है वो था P माइनस एफ अपॉन एफ। तो सिंपल एच ओ अपॉन एच आई की जगह आपने क्या रख दिया P माइनस एफ अपॉन एफ। डिवाइड बोथ साइड बाय P आपने दोनों तरफ P से डिवाइड किया P अपॉन क्यू इज इक्वल टू P माइनस एफ अपॉन एफ। यहाँ भी आपने P से डिवाइड किया यहाँ भी आपने P से डिवाइड किया तो दोनों साइड पर आपके डिवाइड बाय P आ गया। अब देखें बेटा P ओवर P अपॉन क्यू तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर P एफ को आप दोनों के साथ अलग अलग करके भी लिख सकते हैं यानी कि P
पी ओवर एफ, इसी तरह माइनस एफ अपॉन पी एफ। अब देखें बेटा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू, यहां भी पी से पी कैंसिल होगा, आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, वन ओवर एफ माइनस, यहां पर एफ से एफ यानी कि फोकल लेंथ से फोकल लेंथ कैंसिल होगी, तो आपके पास आ जाएगा वन अपॉन पी। फोकल लेंथ से फोकल लेंथ कैंसिल हुई, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैंसिल हुआ, यहां पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैंसिल हुआ, तो आपके पास ये बन गया वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन पी। अब इसके बाद आपने सिंपल क्या किया, ये माइनस वन ओवर क्यू था, माइनस वन अपॉन क्यू को आपने पीछे की तरफ भेजकर प्लस करवा दिया, तो सिंपल आपका फॉर्मूला आ जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन पी। तो बेटा ये आपके पास फॉर्मूला था मिरर इक्वेशन का, इसको आप वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू करके भी लिख सकते हैं, और मोस्टली जगहों पर इसी तरीके से लिखा जाता है। तो बेसिकली बेटा ये रेशो होता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का आपस में। तो आई नो थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है, बट अगर आप इसको दो तीन दफा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो इनशाला आपको मेमोराइज हो जाएगा ये। तो बेटा यहां तक आपका चैप्टर नंबर 13 की थ्योरी भी एंड होती है। मेजर टॉपिक सारे इसमें यही थे। लास्ट टॉपिक छोटा सा मैग्निफिकेशन होता है, तो मैग्निफिकेशन आपको वर्बली बता दूं क्योंकि वो फॉर्मूला में यूज होगा कि मैग्निफिकेशन कहते हैं किसी भी इमेज को बड़ा करके दिखाना, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट होता है वो एम से, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच नॉट अपॉन एच आई। क्योंकि यहाँ पर इस मिरर फॉर्मूले के अंदर ये आपके पास इमेज ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी नजर आ रही है, मोर देन इट साइज, मैग्निफाइड इमेज आ रही है। इस वजह से यहाँ पर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया था, ये एच नॉट अपॉन एच आई वो उसी फॉर्मूले से आया है, क्योंकि इमेज का साइज जो हो रहा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 से हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। काम अपना टाइमली कंप्लीट रखें और इसकी रे डायग्राम अपने डेरिवेशन के साथ जरूर ड्रॉ कीजिएगा। ओके क्लास, टेक केयर और से अल्लाह हाफिज।